हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको समझिए और लिखते भी चलिए साथ साथ समझते हुए। तो ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पार्ट कह सकते हैं है ये। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट होगा जिसका नाम है कंडक्टेंस। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका हेडिंग दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझेंगे उसके बाद। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है आइए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन लिखे हैं। इसका लिखा गया है डिसोसिएशन ऑफ ए कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ डिफिनीशन आप समझ रहे हैं। देखिए कहा गया है डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब अगर कोई कंपाउंड्स है जो डिसोसिएट हो जाता है करंट के प्रेजेंट से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब करंट के प्रेजेंट से अगर कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब करंट पास कराने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए। अगर अब अपने सेल को डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक बैटरी है, एक इंस्ट्रूमेंट है, हम शुरू में ही बताए थे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़े थे, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, और वहाँ इनडायरेक्ट रिएक्शन प्रोसेस हो रहा था, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है कि कोई कंपाउंड है, उससे करंट पास कराते हैं तो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है, एलिमेंट जो है अलग अलग हो जाते हैं कंपाउंड का करंट पास कराने के बाद, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। और देखिए यहाँ डिफिनीशन में अभी लिखे हैं इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इस तरह की इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है कहाँ, केमिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। मतलब इस सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जबकि इसके पहले वाले सेल में इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन हो रहा था। आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल अगर लेना हो तो लिखेंगे यहाँ एज shown in फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में एक कंपाउंड लेंगे और उस कंपाउंड से हम करंट पास कराएंगे, और करंट पास कराएंगे जैसे ही वो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा और वो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे कि करंट एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो उसको पास कराते हैं तो कहाँ कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। देखिए लिखा गया है
इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में हम जैसे मान लेते हैं कि सॉल्ट कंपाउंड है हम लोगों के पास, ये जनरल सॉल्ट है, आपको पता है। जनरल सॉल्ट हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे, और इस कंपाउंड जनरल सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो यहाँ इस कंपाउंड से करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराते हैं तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है ये सॉल्ट डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज होकर इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाता है। तो बैलेंस कर देते हैं क्लोरीन को, हाफ यहाँ कोफिशिएंट, तो ये विदाउट आयन में चेंज हुए डिफ्यूज हो जाता है ये सॉल्ट जैसे ही करंट पास कराते हैं, और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये दोनों जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना था, ये दोनों अपने प्योर फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये अलग हो गया सोडियम और ये क्लोरीन अलग। आगे हम लोग सीखेंगे इसी टॉपिक में कि मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए इस सेल का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज जो है किस लिए किया जाता है, किसी कंपाउंड में मेटल को बाहर सेपरेट निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कह सकते हैं, इस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। आप समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस का प्रोसेस का यूज किया जाता है, वैसे ही यहाँ मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है करंट पास करा के। तो ये एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये प्रोसेस होता है। और अगर एक एग्जांपल लेना हो तो ले सकते हैं। एक बात आपको अगर बताते चले तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दो तरह से कराया जा सकता है, दो तरह से ये होता है। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करके ये प्रोसेस होता है, दूसरा जो है होता है वो एक्वस मतलब वाटर पास करके भी ये हो सकता है प्रोसेस। जैसे मान लीजिए यहीं NaCl है और इससे जो है आप एक्वस मतलब वाटर पास कराएं, वाटर इसमें ऐड कर दें तो तुरंत ये आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इसको हम लोग आयोनाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मतलब ये आयोनाइजेशन प्रोसेस हो गया, आयन में चेंज हो जाएगा जैसे ही वाटर ऐड करेंगे। एक्वस वाटर का ही नाम है, आगे हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, जो कि इस सेल में कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ऊपर से लिख चुके होंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही रहने दे रहे हैं, यहाँ समझ में आपको आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, मतलब इसके फैक्टर अफेक्टिंग को। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये दिए गए फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो
तो यहाँ पे देखते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर आपको बताया गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स तो आप समझते हैं, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला हो गया। और नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का फिजिकल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे भी ये डिपेंड करता है। तो नीचे चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये 4 फैक्टर्स पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है कि नेचर क्या है इलेक्ट्रोड का, ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में आता रहता है। फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स का फिजिकल स्टेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इन चारों फैक्टर्स से डिपेंड करता है प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो एक पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस occurs in 2 states as like aqueous state and fused state of electrolytes as shown in following cases। तो यहाँ से देखिए आपको एक पॉइंट लिखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ये 2 स्टेट से अकर्स कंप्लीट करता है। वो 2 स्टेट कौन कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो यहाँ पर दिखाया गया। देखिए कि एक्वस स्टेट एक है कि एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्वस स्टेट के साथ। और दूसरा कहा गया फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट का मतलब हुआ, आप देख रहे थे जैसे कि फ्यूज स्टेट NaCl से करंट पास कराया गया तो विदाउट आयन में चेंज हुए ये ब्रेक हो गया था, मतलब डिसोसिएट हो गया था विदाउट आयन, तो इसको हम लोग फ्यूज स्टेट बोलते हैं। और एक जो है एक्वस स्टेट वो है जिसमें आप देख रहे थे कि NaCl में वाटर ऐड किए थे तो आयोनाइज्ड हो गया था ये, इस तरह से डिसोसिएट हुआ था आयोनाइज्ड होकर। तो ये एक्वस स्टेट का ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। और एक है जो फ्यूज्ड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया था। तो इलेक्ट्रोलाइट्स सेल में जो है 2 तरह से यहाँ कंप्लीट करता है ये, वो कौन कौन सा है, तो एक्वस स्टेट और फ्यूज स्टेट। तो आगे के केस में हम लोग एक्वस स्टेट से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट केसेज में हम लोग फ्यूज्ड स्टेट के लिए देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कंडीशन। तो केस 1 में चलिए देखते हैं। केस 1 लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ एक्वस स्टेट, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए, तो एक्वस स्टेट के का इलेक्ट्रोलाइसिस केस 1 में लिखे हैं, और इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर एक्वस NaCl solution as shown in following electrolyte सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल को चलिए यहाँ से देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सेल यहाँ से हम लोग पहले बनाएंगे, और इसमें एक ही भेजल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो अलग अलग भेजल नहीं होता है जैसा इसके पहले वाले सेल में हुआ करता था। तो यहाँ एक ही सेल रहेगा, और इसमें वाटर कंटेन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक्वस बोला है तो एक्वस मतलब वाटर होता है, तो ये वाटर हो गया H2O, और इसमें NaCl भी ऐड करेंगे साथ साथ। अब जैसे ही NaCl ऐड करेंगे तो डिसोसिएट होगा ये दोनों, और इसमें दो हम लोग रड डिजल्व करते हैं, और प्लैटिनम रड को डिजल्व करते हैं क्योंकि वो इनर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विथ PT रड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लैटिनम का रड यहाँ डिजल्व कर रहे हैं। ग्रेफाइट रड भी हो सकता है, तो ये जो है PT रड या ग्रेफाइट रड भी हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं रड को। ये आपका क्या है, PT रड है, या ग्रेफाइट का भी हो सकता है। क्यों ये प्लैटिनम का ही रड लेते हैं, क्यों ग्रेफाइट का ही लेते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट रड है। एक तरह का ये रड जो है इनर्ट होता है, इसलिए इसी रड को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस भेजल। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं अभी हम लोग कि ये जो है आपका कैथोड है, या इसको चलिए हम लोग एनोड मान लेते हैं कि ये एनोड है। पॉजिटिव रड इस पे दे देते हैं। ये जो है मान लेते हैं कि ये कैथोड है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इससे। ये है आपका कैथोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपको याद होगा, पढ़े हैं आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वही है, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाता है, मतलब यहाँ से करंट पास कराएंगे। तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला वहाँ हुआ था आपका कैथोड। याद होगा आपको, पढ़ करके हम लोग आए हैं। ये पॉजिटिव वाला कैथोड है, यहाँ से जो है करंट पास करेगा, और वही करंट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। और ये जो निगेटिव वाला प्लेट आप छोटा सा देख रहे हैं, ये आपका एनोड है, जबकि यहाँ इसको हम लोग कैथोड लिए हैं, इसको एनोड लिए हैं। पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से ये नहीं होता है कि कैथोड होगा वो कि एनोड होगा। कैथोड एनोड का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि उस पर कैसा रिएक्शन हो रहा है। अगर ये एनोड है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ये बताए हैं आपको। यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ही होगा। और यहाँ कैथोड अगर इसको कंसीडर किए हैं निगेटिव
इसलिए टर्मिनल जोड़े हैं क्योंकि इसको निगेटिव के साथ अटैच किए हैं। तो अगर ये निगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो निगेटिव ही होगा, और इसको कैथोड लिया गया है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हाफ होगा। ये गारंटी है, कैथोड है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल देगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो है हम लोग कैथोड के लिए यहाँ कैथोड के लिए रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एट कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड पर होगा, उसको हम लोग यहाँ से दिखाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में जैसे ही NaCl ऐड किए एक्वस वाटर में, तो ये NaCl जो है आयोनाइज होकर Na+ और Cl- मतलब एनायन केटायन में चेंज हो गया, और वाटर भी यहाँ H+ आयन और OH- आयन में ब्रेक हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इस सॉल्यूशन में 2 केटायन यहाँ प्रेजेंट है, सोडियम आयन और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन। तो केटायन है ये दोनों, ये 2 केटायन यहाँ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पे एक मुश्किल ये आ रहा है कि कौन सा केटायन यहाँ कैथोड के साथ रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि केटायन यहाँ रिडक्शन शो करेगा। ध्यान देना है आपको, क्योंकि सोडियम पर पहले से आयन है तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ पे 2 केटायन यहाँ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गए, तो कौन सा केटायन इसके साथ कैथोड के साथ रिडक्शन शो करेगा हाफ, ये यहाँ पे आपको अब सोचने का बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पता लगाना हो कि कौन सा केटायन एक्चुअल में फर्स्ट रिडक्शन यहाँ शो करेगा, तो इसके लिए आपको EMF सीरीज में जाना पड़ेगा। EMF सीरीज का हेल्प लेना होगा, तभी पता चलेगा कि कौन सा केटायन इस रड के साथ कैथोड के साथ रिडक्शन शो करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो आप जैसे ही EMF सीरीज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम आपको बताए थे कि इनर्ट सेल का वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, मतलब इस केटायन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वहीं यहाँ इस रड के साथ रिडक्शन फर्स्ट करेगा, मतलब रिडक्शन शो वही करेगा इस रड के साथ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आम बात है, समझ में आपको आ ही रहा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा वहीं यहाँ पहले रिडक्शन शो करेगा। तो आप सीरीज में जाकर देखिए कॉपी में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको ट्रिक बताए थे। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू, तो नाना मतलब सोडियम था, उसके बाद नीचे हाइड्रोजन आया था, बीच में हाइड्रोजन कहीं सीरीज में था। देखिए तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे थे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, मतलब सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल लेस है। सिंस रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का लेस है हाइड्रोजन से, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बहुत हाई है सोडियम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ ये तय हो गया कि इस सॉल्यूशन में इस रड के साथ रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन करेगा। तो ये यहाँ से विनर हो गया और ये लूजर हो गया, ये यहाँ रिडक्शन करने वाला नहीं है। तो यहाँ से चलिए अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखाएंगे हाइड्रोजन आयन का। तो आपको इलेक्ट्रोड में बताए थे, आप ध्यान दीजिए, पीछे पड़े हैं जो, यहाँ से रिडक्शन हाफ इस तरह से दिखाएंगे। तो ये रिडक्शन हाफ हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ से इसको स्टेप 1 आप मान सकते हैं। इसको दूसरे वे से भी दिखाया जा सकता है, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराए और यहाँ से H2 गैस और OH- आयन यह इस तरह रिलीज हुआ। तो ये और ये दोनों सेम रिएक्शन है, आपको बस समझ में आना चाहिए। यहाँ सीधे वाटर के को रिएक्शन फॉर्म में दिखाया गया है और यहाँ हाइड्रोजन आयन को रिडक्शन फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ से हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए शो कर चुके हैं और ये भी पता लगा चुके हैं कि कौन सा यहाँ दोनों केटायन में यहाँ रिडक्शन शो करेगा कैथोड के साथ।
तो ये इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेंगे, आप लिखिए जल्दी से ये पूरा को, और इसके बाद देखते हैं से हम लोग इसके लिए रिमेंबरिंग के लिए एक पॉइंट लिख लें, ताकि कभी आप नोट्स देखें रिवीजन के लिए तो आपको याद आए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्यों रिडक्शन किया। तो एक पॉइंट यहाँ पहले नोट कर लेते हैं, तब इसके बाद जो है एनोड के लिए चर्चा करेंगे। तो पॉइंट लिख सकते हैं जो अभी समझा रहे थे आपको कि इफ 2 और मोर cations present in solution, then that cation reduction first या reduced first which has high reduction potential, तो यहाँ पे कहा गया कि जो अभी समझा रहे थे वही बात कहा गया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा केटायन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो वह केटायन रिड्यूस होगा फर्स्ट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इफ मोर देन 1 केटायन प्रेजेंट in solution, then hydrogen ion reduced first एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, तो कॉपर, सिल्वर, मतलब जो हाइड्रोजन आयन सीरीज में ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे का जितना मेटल्स था बिलो फ्रॉम हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट, जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं समझ में आपको आ रहा होगा ना, सिल्वर हो गया और जितना नीचे था ETC मतलब बिलो metals of hydrogen atom in EMF सीरीज, मतलब कह सकते हैं कि EMF सीरीज के जो सीरीज आपको बताए हैं उसमें हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा केटायनिक मेटल है तो उससे पहले हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। यही इस पॉइंट में कहा गया अगर 2 से ज़्यादा केटायन है तो ये पॉइंट को भी नोट करना है। अब यहाँ के बाद हम लोग ये कैथोड के लिए देख रहे थे, यहाँ के बाद हम लोग अब एनोड के लिए देखेंगे। एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग एनोड के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन अकर्स करा रहे हैं। तो यहाँ पे उस सोल्यूशन में हम लोग देख रहे थे कि 2 तरह के एनायन प्रेजेंट थे, एक क्लोरीन आयन जो जनरल सॉल्ट के लिए है और दूसरा जो है आपका हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो वाटर से आयोनाइज्ड हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि इस दोनों में कौन सा एनोड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि 2 एनायन यहाँ है तो यहाँ ऑक्सीडेशन ये शो करेगा एनोड के साथ। ये एनायन जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन शो करेंगे, तो 2 यहाँ पर आ गए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं सोल्यूशन में, तो कौन पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए आपको फिर जो है जा कर के सीरीज में देखना होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन हाई होगा, मतलब लेस रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। तो आप सीरीज में देखिएगा तो क्लोरीन आयन का रिडक्शन जो है पोटेंशियल कम होता है
हाइड्रोक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में। ये सीरीज जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दो दो जगह दिया है, एक तो आपके चैप्टर के अंदर दिया है, दूसरा जो है सबसे लास्ट में जिधर आंसर दिया है उस साइड में सीरीज दिया है। तो उस सीरीज में आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्लोरीन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम मिलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर क्लोरीन का कम है इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वो जो है एनोड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सीरीज में आप देख सकते हैं। तो ये इसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। समझ में आपको आ रहा होगा ये बात। यहाँ देखिए क्या किए हैं हम कि एक सीरीज लिख दी है आपको रेडीमेड कि इस तरह से अगर H2SO4 का भी सोल्यूशन हो तो उसमें अगर इस तरह से बहुत सारे एनायन हो जो कॉमन एनायन है तो उनका ये ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम ज़्यादा होता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके सबसे कम इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन आयन का होता है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाता है। इस वजह से हम लोग और लिख सकते हैं यहाँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा ही। समझ में आपको आ रहा होगा। तो देख रहे हैं कि क्लोरीन का इससे जो है कम है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, तो यही ना करेगा यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ लिखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज कराना, इलेक्ट्रॉन बाहर करना। तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर किए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया स्टेप 2। आपको समझ में आ रहा होगा बात। तो यहाँ पे ये दिखा दी हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्लोरीन का। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करें तो एक आपको मिलेगा रिएक्शन, और उस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। नाउ तो चलिए ऐड करते हैं। ये है और उसके बाद ये है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कराए हैं यहाँ ना, इलेक्ट्रॉन लॉस कराए हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से तो नहीं होगा ना, इस तरह से होगा क्योंकि ये आयन है पहले से, इस पर एनायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर तो ये न्यूट्रल हो गया। ऐड करें दोनों को, एडिंग लिखे हैं यहाँ, ये कैंसिल होगा और 2H प्लस आयन प्लस 2Cl आयन और H2 प्लस Cl2। तो यही है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिए यहाँ हम लोग। तो यही करना होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि ये जो है एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को दिखाइए पूरा। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ता है। और भी बहुत सारा सॉल्यूशन है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दिखाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, जिसका चर्चा हम लोग अगले क्लास में इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्लास में इसी का कंटिन्यू चर्चा होगा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे अलग अलग तरह का और इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करके दिखाएंगे जैसा आज आपको अभी दिखा रहे थे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही।